नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, बेटी लूट ले जाएंगे, रोटी लूट ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। क्या वाकई भारत की जनता इन्हीं नारों की इतनी भूखी है कि चुनाव कभी भी हो, कहीं भी हो, उसे भाषण इसी टाइप का चाहिए? जनता के मुद्दे गायब हैं या पीछे चले गए? बस इन्हीं मुद्दों की धूम मचाई जा रही है। ये चुनाव किस लिए होते हैं? पेट भरने के लिए या बीजेपी के हिसाब से एक होने के लिए? किस किस को एक किया जा रहा है और किसके खिलाफ एक किया जा रहा है, यहां सवाल यह है। इस राजनीति से जनता कब तक अपना पेट भरती रहेगी? कब वह अस्पताल से लेकर अच्छे कॉलेज की बात करेगी, साफ हवा की बात करेगी और अच्छी सड़क की बात करेगी? क्या जनता को दिखाई ही नहीं दे रहा कि किस तरह से, किन भाषणों पर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं? हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि महाराष्ट्र के उद्योगों को लेकर किस तरह की रिपोर्ट छप रही है। क्यों महाराष्ट्र में एक साल से यहां के उद्योगों को गुजरात या दूसरे राज्यों में ले जाने का मुद्दा छाया हुआ है? इन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आप अखबार उठाकर देखिए, पता ही नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी के अलावा कोई मुद्दा है भी। एक राज्य में सरकार चुनी जानी है, मीडिया के अनुसार कोई मुद्दा कवर करने लायक नहीं। इसलिए जब 11 नवंबर की सुबह यह खबर आई कि महाराष्ट्र के घरों में पहुंचे अखबारों में एक नारा विज्ञापन के रूप में छपा है, तब समझ में आ गया कि इस चुनाव में यही नारा मुद्दा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के सभी मुख्य अखबारों में एक हैं तो सेफ हैं का नारा छापा है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के अखबारों के पहले पन्ने पर यह नारा प्रमुखता से छपा है। तीनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह एक साथ छापे गए हैं, मगर बीजेपी का चुनाव चिन्ह शिवसेना शिंदे और एनसीपी पवार से बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 2 साल से देश के सबसे अमीर राज्य में सरकार चलाने के बाद बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के मास्टर स्ट्रोक के बाद एक हैं तो सेफ हैं का डबल मास्टर स्ट्रोक लेकर आ रही है। इस नारे के पीछे आपको क्या सुनाई देता है? बटेंगे तो कटेंगे का ही एक ऐसा रूप है जो चुनाव आयोग के चश्मे से बचने का जुगाड़ हो सकता है कि हम तो एकता का नारा दे रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई देश की एकता का नारा है? अनेकता में एकता का विकल्प है या कुछ और है? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह नारा जातियों में अलगाव के खिलाफ दिया जा रहा है, मगर 10 साल से इस देश में राजनीति का जो मॉडल स्थापित कर दिया गया है, उसके बाद इस नारे के पीछे सांप्रदायिकता को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एक टोपी नहीं है केवल इसमें, आप ठीक से देखिए। विज्ञापन में एक के अंदर कई तरह की पगड़ियों और टोपियों की तस्वीर छापी गई है। बताया गया है कि ये अलग अलग इलाकों में पहनी जाने वाली टोपियां और पगड़ियां हैं, लेकिन उनमें एक टोपी नहीं है जिसे आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टोपी के बारे में किसी को पता नहीं। आखिर अजीत पवार जिस तरह की टोपी में दिख रहे हैं, वो टोपी इस विज्ञापन में क्यों नहीं नजर आती है? चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर बीजेपी की सरकार टिकी है। वो जिस तरह की टोपियों में दिखते हैं, वो टोपियां इन विज्ञापनों में क्यों नजर नहीं आती? शाहनवाज हुसैन फिर किस तरह की टोपी पहनते हैं जो उनकी पार्टी के विज्ञापन में जगह नहीं पा सकती? मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को इस विज्ञापन से खास तौर पर अलग क्यों रखा गया? तो फिर किस एकता की बात की जा रही है? इस देश में एकता के जब भी पोस्टर छपे, उसमें सब अपनी अपनी टोपी और पहनावे के साथ नजर आए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई वाला कोई भी फोटो या पोस्टर उठाकर देखिए, उसमें सब अपने अपने पहनावे और धार्मिक पहचान के साथ नजर आएंगे। लेकिन इतनी सारी टोपियों में एक खास टोपी को जगह नहीं देने की राजनीति क्या वाकई इस देश की जनता नहीं समझती है? क्या जनता को उसमें अपना भला दिख रहा है? किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यह नारा किसी भी तरीके से अनेकता में एकता का दूसरा रूप है। इस नारे में एक समुदाय के खिलाफ, एक समुदाय के भीतर भय के आधार पर एकता का आह्वान किया जा रहा है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या कहा? अगर हम हार गए तो इरफान, अंसारी और आलम, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि को लूट लेगा। क्या यह नफरती बात नहीं? चुनाव आयोग को इन बयानों पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए था?
कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बटेंगे कटेंगे टाइप का नारा ठीक नहीं रहेगा। एक हैं तो सेफ हैं जरा संवैधानिक लगता है, मगर यह कोई नहीं कह रहा कि बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारा नफरती है, प्रधानमंत्री मोदी को विरोध करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों का खंडन कर रहे हैं, या इन दोनों ने जो कहा उसे नए नाम के साथ गले लगा रहे हैं? अगर उन्हें दिक्कत होती तो इन नारों से दूरी बना लेते, मगर ऐसा तो है नहीं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करने की राजनीति की है। क्या जाति की जनगणना की मांग देश की एकता के खिलाफ है? बिहार में नीतीश कुमार ने जाति की जनगणना कराई, क्या हो गया बिहार में? क्या नीतीश कुमार ने ओबीसी और एससी, एसटी को बांट दिया? अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तब फिर बीजेपी उनके साथ क्यों है? अनुसूचित जाति की गणना तो होती है, एक ओबीसी समुदाय की गणना हो जाएगी तो देश बंट जाएगा। बिहार क्या बंट गया? जाति की गणना के बाद क्या बिहार में बीजेपी आराम से नीतीश के साथ सत्ता में नहीं है? 9 पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया। हाँ, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा, तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब 5 अरे भाई, अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे। 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं केंद्र में, लेकिन चुनाव आता है तो 10 साल का काम पीछे चला जाता है। वो होता है लेकिन पीछे रहता है। उसकी जगह धार्मिक मुद्दे, धार्मिक प्रतीक, इशारों में किसी धर्म को निशाना बनाने की राजनीति आगे आ जाती है। जनता के बीच सांप्रदायिक भूख पैदा की जाती है, या उसके भीतर पहले से इतनी भूख मौजूद है कि हर चुनाव में उसे इसी टाइप के भाषण चाहिए। कब तक वो एंटी मुस्लिम से लेकर एंटी नेशनल टाइप के भाषणों से अपना पेट भरेगी? इससे उसका क्या भला हो रहा है? क्या इस जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बिना सबूत के, बिना कसूर के कई साल तक के लिए जेलों में डाल दिए गए, जमानत नहीं मिली? डेक्कन हेरल्ड की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट देखिए। महायुति की सरकार बनने के कुछ महीने के बाद महाराष्ट्र से 3 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। वेदांता फॉक्सकॉन के बाद टाटा एयरबस ने वायुसेना के लिए जहाज बनने का 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से वडोदरा शिफ्ट कर दिया। इसी तरह वेदांता का 1,63,000 करोड़ का प्लांट पुणे से गुजरात चला गया। अपने चुनावी प्रचार में उद्धव ठाकरे इन सब मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। देश में आज जो एक भावना है कि सब कुछ गुजरात जा रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। मैं पिछले साल एक इंटरेक्शन कर रहा था कई प्रोफेशनल्स के साथ झारखंड में। वहाँ मुझे पूछा गया कि आदित्य जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आता कुछ, सब गुजरात ही क्यों जा रहा है। मैं वैसे ही यूपी जब गया था, जब बनारस गया था, तो वहाँ भी एक मन में भावना थी कि शायद पुजारी जो मंदिर में पीढ़ियों से आए उनको बदल के भी कोई गुजरात से लाया जाएगा। गुजरात के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को यूपी में जॉब मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं मिलते, और उसके नतीजे आपने लोकसभा में देखे। और वही बात महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे गुजरात के लोग हैं, अनेक गुजराती लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। देश के हर एक हिस्से से महाराष्ट्र में एक सपना लेके कोई ना कोई आता है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। वेदांता फॉक्सकॉन अपनी चाह से महाराष्ट्र में आ रहा था, तळेगांव में आ रहा था। सरकार बदली, भेजा किसने? गुजरात को। इस सरकार ने भेजा। अभी गुजरात जाके वो तो बड़ा कुछ लाने वाला नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कहा इससे भी बड़ा लाएंगे। लेकिन सोहेब जी आप ये देखिए, 5 महीनों में गुजरात से उन्होंने कहा भाई हम यहाँ काम नहीं कर सकते, डोलेरा में काम हो नहीं सकता है, हम निकल जा रहे।
नुकसान न सिर्फ मराठी मानुस का हुआ है, नुकसान न सिर्फ महाराष्ट्र को हुआ है, नुकसान न सिर्फ गुजरात को हुआ है, नुकसान देश का हुआ है, क्योंकि बीजेपी का ईगो आ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के उद्योगों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है, क्यों नहीं बहस हो सकती है? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए? क्या इन बातों से जनता का नुकसान हो जाएगा? वोट जिहाद जैसी बातों का क्या मतलब है? अब तो बहुत आराम से उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, इशारों इशारों में उनका जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी वहीं से हारी है। क्या बीजेपी के हारने में दूसरे और कारण नहीं हो सकते? दूसरे समुदाय नहीं हो सकते? अयोध्या में क्यों हार गई बीजेपी? बनारस में क्यों प्रधानमंत्री मोदी का वोट कम हो गया? क्या वहां वोट जिहाद हो रहा था? आमच्या विकासाला उत्तर देता येत नाही, म्हणून आमच्या विरोधकांनी लोकसभेपासून एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे। क्या जनता का यही स्तर हो गया है कि वह वोट देते समय यह ना देखे उसका जीवन कितना सुधरा, कितना बदला, महंगाई के लंबे दौर ने उसकी हालत क्या कर रखी है, कम कमाई से उसका घर चल रहा है या नहीं, अस्पताल में सम्मान के साथ इलाज हो पा रहा है या नहीं? ये सारे मुद्दे क्या अब जनता के नहीं हैं? वोट जिहाद ही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब क्या है? कोई आधार नहीं इनका, फिर भी बार बार दोहराया जा रहा है। और अब वोट जिहाद सामने आ गया। लव जिहाद की बात बताता हूं। क्या लोगों को पता नहीं कि अमित शाह के कार्यकाल में गृह मंत्रालय ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज किसी कानून में परिभाषित नहीं है। जो चीज है ही नहीं वो प्रदेश के नेताओं का चुनावी मुद्दा बन जाती है और भाषणों में उसका जिक्र किया जाने लगता है। इसी मुंबई में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। क्या मुंबई की समस्याओं का यही इलाज है? मुंबई में और कोई मुद्दा नहीं? बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में यह सब नहीं चलता, लेकिन उस विज्ञापन से उन्हें भी ऐतराज नहीं जो एक है तो सेफ है के नारे के साथ महाराष्ट्र के ही अखबारों में छपा है। आपको याद होगा हमने कई वीडियो में बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक बार कहा है जांच एजेंसियों ने किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया, 7-7 महीने जेल में डाले रखा, कमजोर सबूतों के कारण उन्हें जमानत पर रिहा करना पड़ा। ऐसा करने वाले किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। क्या ऐसे अधिकारियों का काम एंटी नेशनल नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर एंटी नेशनल कोई और होता है। किसी को फंसाने वाले अधिकारी कभी नहीं होते। वे कभी ऐसे अधिकारियों को एंटी नेशनल नहीं कहेंगे क्योंकि इनके एक्शन से किसे फायदा पहुंचता है आसानी से समझा जा सकता है। यह किस तरह की हेडलाइन है? 10 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का एक छत्र प्रभाव है। कब तक एंटी नेशनल का मुद्दा बना रहेगा? इसी तरह अर्बन नक्सल का मुद्दा भी बोगस साबित हो चुका है और इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिस नवाब मलिक पर दाऊद के साथी से संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, वो अजीत पवार की एनसीपी के टिकट पर लड़ रहे हैं जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसकी गारंटी कौन लेगा कि जिस पर एंटी नेशनल होने का आज आरोप लगाया जा रहा है वो कल बीजेपी में शामिल नहीं होगा, बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल नहीं होगा? कितने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने नवाब मलिक का नाम लेकर टारगेट किया। असल मुद्दों को मारकर मुद्दे खड़ा करने की राजनीति ने आपको दरअसल कुछ भी नहीं दिया और आगे भी नहीं मिलने वाला है। इस तरह की बातों को हर चुनाव में दोहराया जा रहा है। 10 साल बाद इस पर बीजेपी को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी चाहिए थी। आप इस असुरक्षा की राजनीति को समझिए और इसका नतीजा खुद भी देखिए। चुनाव दर चुनाव नए नए नाम और नारे से वही सेम टू सेम टाइप की असुरक्षा दोहराई जा रही है। कई दशक से यही चल रहा है, किताब भी वही और नफरत का फॉर्मूला भी वही। बस इस बार उत्साह यह है कि पुराने नारे पर नया नारा चढ़ा दिया गया है, एक है तो सेफ हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी का प्रचार अभियान बुनियादी मुद्दों पर है। महाविकास अघाड़ी किसानों, महिलाओं के संकट, महंगाई,
श्रमिकों के बीच असुरक्षा, जल संकट, बड़ी निवेश परियोजनाओं में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के मुद्दे उठा रही है। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के प्रचार अभियान में केवल एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करना और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना। ऐसे खतरनाक अभियान उनकी बीमार मानसिकता को सामने लाता है। उनका पूरा प्रचार अभियान नफरत से भरा है और जानबूझकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को इस तरह के प्रचार अभियान को निर्णायक रूप से खारिज करेगी। कांग्रेस ने इन बातों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। इसमें लिखा है इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और यह है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र को की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं। सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए। इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में बेच देने चाहिए? तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के लोग इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। सामने से नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने से बोल दिया, गलती से भी बोल दिया तो फिर हिंदुस्तान की जनता एकदम उन पर टूट पड़ेगी। इसीलिए वो छुप छुप कर बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसद धनंजय महाडिक का एक बयान वायरल हो रहा है। शनिवार को धनंजय महाडिक ने कोल्हापुर में कह दिया, अगर आपको कोई महिला कांग्रेस की रैली में दिखाई देती है तो उनकी तस्वीर खींचकर हमें भेजिए, इन्हें पैसे हम दे रहे हैं और ये कांग्रेस की रैलियों में जा रही हैं। क्या अब ये दौर शुरू होगा जिसे उज्ज्वला गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, उसे वोट देने की गारंटी भी देनी होगी, या उसका पता रखा जाएगा कि वो किस किस रैलियों में जा रहा है, उसकी पहचान की जाएगी? क्या पता इसी आधार पर वोटर की घेराबंदी का नया दौर शुरू हो जाए। जमीन पर क्या हो रहा है किसे पता। तुम्हाला सांगतो, जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या। कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। इस बयान पर कोल्हापुर के कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया और इसके बाद सांसद धनंजय महाडिक ने माफी भी मांग ली। यह उद्धव ठाकरे के बैग चेक होने का वीडियो है। उद्धव ठाकरे 40 गांव की सभा संबोधित करने जा रहे थे। चेकिंग की प्रक्रिया का वीडियो उनकी ही टीम ने बनाया और सार्वजनिक किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया था। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई, निलंबित कर दिए गए। बाद में निलंबन वापस हुआ। उद्धव ठाकरे का कहना है कि क्या अमित शाह का हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है? झारखंड में भी कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया। वे आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर रोका गया। ऐसी बातों पर सबके कान क्यों नहीं खड़े होते? इस वीडियो में उद्धव ठाकरे अधिकारी से कह रहे हैं कि वो अधिकारी से नाराज नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अधिकारी उनके बैग और उनके चॉपर की जांच कर रहे हैं, क्या इसी तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी चॉपर की जांच कर पाएंगे? इस वीडियो में जब उद्धव ठाकरे पूछते हैं कि आपने अब तक कितने ऐसे नेताओं के बैग की जांच की, तो अधिकारी कहते हैं 4 महीने में पहली बार ऐसी जांच कर रहे हैं। लगभग 3 मिनट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। नाही, माझी तपासते बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली?
पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिन्यासाठी मला 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. पहिल्या सभेला उतरलो हेलिकॉप्टरमधून, एकदम 8-10 जण असे उभे. म्हटलं काय? नाही बॅग तपासायची. म्हटलं तपासा, काय तपासायचे? आणि तो मी व्हिडिओ स्वतःच काढला. आणि मग मी त्यांना विचारलं की तुम्ही माझी बॅग तपासताय, हरकत नाही, मी शिवसेनेचा पक्षप्रमुख आहे, हे तुम्हाला माहिती असेल नसेल तरी सुद्धा मी या देशाचा नागरिक आहे, त्याच्यामुळे जसं सगळ्यांना कायदा तोच मला पण आहे, माझी बॅग जरूर तपासा. अगदी हेलिकॉप्टरच्या पेट्रोलच्या टाकीत आत हात घालून बघायचं ते बघा, सगळीकडे बघा. पण म्हटलं जशी माझ्या बॅगेची सामानाची तपासणी करता आहात तसं मोदी, शहा, मिंदे, अजितदादा, देवेंद्र यांच्या बॅगेची तपासणी करण्याचं धाडस तुमच्यात आहे का? कारण आम्हाला कडेकोट सगळं असतं. आचारसंहिता म्हणजे ती आचारसंहिता म्हणजे आचारसंहिता, आणि मी मानतो ती, मी काय तिच्या विरुद्ध नाही. म्हणजे आज जे मी बोलतोय हे माझी बॅग तपासली त्या रागातून बोलत नाहीये, पण कायदा जो मला आहे तोच भाजपच्या प्रचारकांना सुद्धा आहे, नरेंद्र मोदींना सुद्धा आहे. कारण मोदी हे पंतप्रधान म्हणून जर का भाजपच्या प्रचाराला येणार असतील तर त्यांनी माझ्या उन्मेषदाराच्या प्रचाराला, वैशुताईच्या प्रचाराला सुद्धा आलंच पाहिजे. चुनाव के दौरान ही नहीं, चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र में नफरती भाषणों का सिलसिला चलता रहा, चुनाव के दौरान भी चल रहा है. क्या जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं? जरूरी है कि किसी समुदाय को विलेन बनाकर चुनाव जीता जाए, और यह कब तक चलेगा? वॉशिंगटन की एक संस्था है इंडिया हेट लैब, इसने अपने अध्ययन से दावा किया है कि भारत में 75% हेट स्पीच की घटनाएं बीजेपी सरकार वाले राज्यों में होती हैं. सबसे अधिक नफरती भाषण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिए गए. यही नहीं, 70% नफरती भाषण चुनावी राज्यों में दिए गए. 2023 के आखिरी 6 महीने में हेट स्पीच की संख्या बढ़ जाती है. कई भाषणों में सीधे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है. लैंड जिहाद, वोट जिहाद की बातें परोक्ष रूप से मुसलमानों को ही टारगेट करती हैं. लेकिन क्या वाकई इससे जनता का पेट भर रहा है? उसकी पढ़ाई कमाई का मसला हल हो रहा है? क्या नेता अपने काम से चुनाव नहीं जीत सकता? ऐसे भाषणों से ही चुनाव जीतेगा, तब फिर उसे काम भी क्यों करना चाहिए? यह भी देखना चाहिए कि जो नेता नफरती भाषणों का सहारा ले रहा है उसने काम कैसा किया है. इस सवाल से ही आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे. नमस्कार, मैं रवीश कुमार.